अब देश की जो राजनीति करवट ले रही है और जिस तरह से इंडिया गठबंधन अब सक्रिय हो गया, इंडिया गठबंधन जिस मजबूती के साथ 2024 में लोकसभा चुनाव जीत कर आया और एक मजबूत विपक्ष के रूप में खड़ा हुआ, वह चीजें अब भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लिए भारी पड़ रही है। क्योंकि पहली बार हमारे देश के प्रधानमंत्री को, मोदी जी को, एक विपक्ष इतने मजबूत परिस्थिति में मिला है कि जिसका सामना उन्होंने कभी की ही नहीं थी, जिसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है। उन्होंने सोचा ही नहीं था कि विपक्ष इतना मजबूत हो करके आ जाएगा, क्योंकि 10 सालों की उनकी जो रणनीति थी हर पार्टियों को तोड़कर कमजोर करने की थी कि उनके मुकाबले वह खड़ा ना हो पाए। लेकिन राहुल है कि मानते ही नहीं। राहुल आंखों में आंखें डालकर जो बात कर रहे हैं नरेंद्र मोदी से और उन्हें जो चुनौती दे रहे हैं, कितना भी तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है तो राहुल गांधी अपने डगर यानी अपने रास्ते से इधर उधर नहीं हिल रहे, रास्ते पे अड़े हैं। जैसा कि उन्होंने हरियाणा रिजल्ट के बाद यह ट्वीट किया और बयान दिया कि सच की कभी तो जीत होगी, आज नहीं तो कल, 10 साल बाद होगी ना, मैं सच के डगर को नहीं छोड़ूंगा। यह बहुत लोगों के दिल को छू गया यह बात। अब कल अखिलेश यादव जेपी जयप्रकाश नारायण को माला अर्पण करना चाहते थे तो जेपी सेंटर जाना था। 800 करोड़ का बजट उस जेपी सेंटर के लिए, एक आधुनिक बिल्डिंग बनाने के लिए अखिलेश यादव की सरकार ने वह बजट दिया था और वहां पे माला अर्पण करने के लिए अखिलेश यादव को जाने से रोका गया। अखिलेश यादव ने कहा, और पिछली बार भी ऐसा हुआ था, पिछली बार दीवार फांग करके गए थे अखिलेश यादव। यह नहीं कि इस बार गए हैं, पिछली बार नहीं गए, पिछली बार भी गए थे। अखिलेश यादव ने कहा यह जरूर कुछ उसमें तोड़फाड़ कर रहे हैं, वैसे ही जैसे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा को पार्लियामेंट के सामने से उखाड़ करके एक कोने में फेंक दिया गया, वैसे ही जरूर कर रहे हैं कुछ न कुछ। लेकिन यहां तक तो बातें ठीक थी। अब चर्चा इस चीज का है, देखिए हम लोग किसी भी बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते अब, क्योंकि इस देश की राजनीति अब ऐसे मोड़ पर है कि हम उसे नजरअंदाज कर ही नहीं सकते, उस पर लगातार चर्चा करने की जरूरत है। अखिलेश यादव ने जेपी के मूर्ति पर मालार्पण करने के साथ जो निशाना साधा, एक तीर से कई निशाने साधती है। चंद शब्दों में इतनी बड़ी बात कह दी कि 22 साल के नरेंद्र मोदी की राजनीतिक कैरियर पर सवालिया निशान खड़ा हो गया और उनके लिए चुनौती हो गया, सबसे बड़ी चुनौती हो गई वह बयान, और उनकी कुर्सी खतरे में आ गई। ध्यान से आप लोग समझने का प्रयास कीजिए इस चीज को। अखिलेश यादव ने कहा, जब उनको रोका गया, घर में उन्हें नजरबंद करने की कोशिश की गई, पूरे प्रशासन को लगा दिया गया, बैरिकेड लगा दिया गया, लाखों की संख्या में जब कार्यकर्ता उनके जुट गए, उन्होंने घर से जेपी की मूर्ति मंगा करके अपने गाड़ी पर स्थापित करके और मालार्पण कर दिया, जो कल पूरे दिन ट्रेंड में रहा सोशल मीडिया के ऊपर, चाहे वह ट्विटर हो जो अब एक्स हो गया है, चाहे वह फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे यूट्यूब हो, हर चीज पर वो ट्रेंड करता रहा पूरे दिन।
तो क्या भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ने कल बहुत बड़ा ब्लंडर, गलती कर दिया, या योगी जी ने करने दिया, या कि अगर 27 में चुनाव होने हैं और जिस तरह नरेंद्र मोदी अमित शाह ने हटाने का प्रयास किया योगी आदित्यनाथ को, और जो षड्यंत्र केंद्र की सरकार ने चली, अगर योगी जी 2027 में जीत भी जाए तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने देंगे उनको, इस चीज की गारंटी नहीं है, या उनके चेहरे पे चुनाव लड़ा जाएगा, इस चीज की गारंटी नहीं है। हो सकता है बिना चेहरे का चुनाव लड़ा जाए और केशव प्रसाद मौर्य या ब्रजेश पाठक, जो अमित शाह के बहुत खास है, उनको सीएम बना दिया जाए। तो या तो फिर पर्ची से नाम निकाला जाए, जैसे वसुंधरा राज सिंधिया को हटा करके भजन लाल का निकला, जैसे शिवराज सिंह चौहान को हटा करके मोहन यादव का निकला, ऐसे ही निकालेंगे। यह 100% इसमें सच्चाई है। योगी आदित्यनाथ ने कहीं न कहीं अखिलेश यादव को ऊपर उठाने के लिए यह सारे इंतजाम किए कि ताकि अगर नहीं जाने देना था तो वहां किसी को आने भी नहीं देते। इतने कार्यकर्ताओं को क्यों आने दिए जो ट्रेंड होगा? क्या योगी आदित्यनाथ इतने अनभिज्ञ तो नहीं है? सीएम है तो इतनी तो जानकारी है, राजनीति की समझ है, वह कॉलेज के समय से नेता है, नेतागिरी कर रहे हैं। उसके बाद ना वो गोरखनाथ पीठ के बाबा महंत अवैधनाथ ने उन्हें उत्तराधिकारी बनाया। तो यह चीजें अब हल्के में नहीं ले सकते और इसमें एक बहुत अलग प्रारूप नजर आ रहा है कि अगर हार गए चुनाव तो भी योगी आदित्यनाथ का कद मोदी के ऊपर आ जाएगा। मोदी के बाद योगी का नंबर आ जाएगा, क्योंकि 80 लोकसभा सीटों का प्रदेश है और उत्तर प्रदेश से ही रास्ता जाता है और 2 बार के सीएम रह गए और एक दबदबा उनका है। तो उत्तर प्रदेश के 80 लोकसभा सीटों में अगर सीट चाहिए तो योगी का समर्थन जरूर चाहिए, और योगी का समर्थन चाहिए तो फिर योगी जो वहां काम करेंगे तो अमित शाह का वर्चस्व कम होगा वहां। अगर अखिलेश यादव की सरकार 27 में आ जाती है तो अपने जनाधार को बढ़ा सकते हैं योगी आदित्यनाथ, लेकिन दूसरा कोई अगर सीएम बन गया, भाजपा की जीत के आ जाती है और सीएम कोई बन गया, तब योगी आदित्यनाथ की राजनीति दम तोड़ने लगेगी, उन्हें बैकफुट पर छोड़ दिया जाएगा। फिर हिंदू युवा वाहिनी को योगी आदित्यनाथ इतना जल्दी उभार पाएंगे ऐसा नहीं है। योगी आदित्यनाथ इस चीज पर, कल के अखिलेश की उस पर योगी आदित्यनाथ की एक बड़ी रणनीति सोची समझी यह कही जा रही है और इस पर विचार किया जा रहा है कि इसी रणनीति के तहत योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव को ही उठाने का, लेकिन अखिलेश यादव ने जो संकेत दिए उसकी भी चर्चा हम लोग को करना चाहिए कि अखिलेश यादव ने जो संकेत दिए, एक तो भाजपा के ऊपर सवाल खड़ा किया उन्होंने जो योगी आदित्यनाथ होने दिए, और दूसरा नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाने का संकेत दिया कि अब इंडिया गठबंधन सक्रिय हो चला है, नरेंद्र मोदी को सत्ता पे नहीं रहने देगा। और तीसरा, नीतीश कुमार को यह ऑफिशियल कैमरे पर कहा कि चाचा, क्योंकि रिश्ता है तो चाचा आप मोदी से समर्थन वापस लीजिए और इंडिया में आइए। यानी कि जो 2 दिन पीछे कांग्रेस ने बैठक बुलाई थी, राहुल गांधी बहुत सक्रिय हुए थे और बैठक में यह कहा गया था कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनने का ऑफर दे दिया गया है और नीतीश कुमार जल्द आएंगे, क्योंकि यह ऑफर नीतीश कुमार नहीं छोड़ेंगे और नायडू भी आएंगे नीतीश के साथ। नीतीश आने का मतलब है कि नायडू आएंगे। ऐसे में आधिकारिक तौर पर उन्होंने ऐलान करके
भारतीय जनता पार्टी को और असमंजस में डाल दिया। नरेंद्र मोदी को इस्तीफा देना पड़ जाएगा और इससे नीतीश कुमार अगर हटते हैं, चंद्रबाबू नायडू नहीं आते हैं, कि जो पॉसिबल नहीं है, वह आएंगे जरूर, मैं उस विषयों पर भी आपको बताऊंगा। नीतीश कुमार आने से इतने कमजोर हो जाएंगे नरेंद्र मोदी की तलवार लटक जाएगी कि जब चाहे तब आरएसएस मोदी को ढकेल देगा, कुर्सी खींच लेगा नीचे से। लेकिन चंद्रबाबू नायडू की बढ़ती नजदीकियां रेवंत रेड्डी से, जो पिछले दिनों मुलाकातों का दौर जो चल रहा था, वह मुलाकात के दौर यह बता रहे हैं, और जो रिश्ते उनके डीके शिव कुमार के साथ है, वह रिश्ते बता रहे हैं कि चंद्रबाबू नायडू एक झटका मोदी को देंगे तो मोदी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, इस्तीफा हो जाएगा। एक दिन पहले जो चंद्रबाबू नायडू ने बयान देना शुरू किया है, वह बयान हवाई नहीं है। उस बयान में बहुत दम है कि मोदी सरकार पर सवाल खड़े किए हैं कि आप माइनॉरिटी को लेकर जो रवैया अपना रहे हो, यह अब चलेगा नहीं, यह सरकार आपका नहीं है, और जाति जनगणना इस देश की जरूरत और आज की मांग है, यह करनी पड़ेगी। जो भारतीय जनता पार्टी कभी भी नहीं करेगी वह मांग, और नीतीश कुमार द्वारा जो अड़ियल रवैया अपनाया गया खत के द्वारा या चर्चाओं में, बिहार की डिमांड को लेकर जो लगातार मांगे एनडीए की सरकार बनने के बाद 9 जून को जो शपथ लिया गया, उसी वक्त से, उसके पहले से ही अग्निवीर पर बात की गई कि यह स्कीम नहीं चल पाएगी, इसे आप विड्रॉ कीजिए। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, बिहार को 9वीं अनुसूची में आरक्षित करना, यह सारी चीजें जो हैं, यह नरेंद्र मोदी के ऊपर तलवार खड़ी कर रही हैं। हरियाणा जीतना, और जिस तरह से जीता, वह नरेंद्र मोदी के लिए अब इतना भारी पड़ेगा कि नरेंद्र मोदी हार के भी जीत गए। और दूसरी चीज कि राहुल गांधी जिस तरीके से सक्रिय हुए हैं और जिस एक्शन में आए हैं कि कई नेताओं पर गाज गिरने जा रही है, पार्टी से निकाला जा सकता है, जैसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, चाहे रणधीर सुरजेवाला हो, चाहे कुमारी शैलजा हो, हटाई भी जा सकती हैं इनकी अगर पॉलिसी पाई गई, अगर ये भारतीय जनता पार्टी के साथ सम्मिलित है, जिनकी जांच कर रहा है एक कमेटी कांग्रेस की। और ईवीएम का सबूत, जो 22 ईवीएमओं का, 22 विधानसभा में जो गड़बड़ी खेली गई है चुनाव आयोग के द्वारा, और चुनाव आयोग ने जो 6 से 7% का वोट परसेंटेज बढ़ाया, वह सारी अब चुनाव आयोग और मोदी बहुत बुरी तरह से विद सबूत फंसने जा रहे हैं। और अब इंडिया गठबंधन के लोग ईवीएम मशीन को लेकर के एक बड़े आंदोलन, देशव्यापी आंदोलन का आगाज करने जा रहे हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, और इसके साथ साथ सरकार को गिराने का, और नीतीश कुमार ही प्रधानमंत्री होंगे। यह 99% कंफर्मेशन है कि नीतीश कुमार ही प्रधानमंत्री होंगे, कांग्रेस का प्रधानमंत्री नहीं होगा इस सरकार में, और कांग्रेस बनाएगी भी नहीं, क्योंकि 99 सीटें हैं कांग्रेस की। अभी एक प्रियंका उपचुनाव लड़ेंगी, 100 सीटें हो जाएंगे, प्रियंका वायनाड से जरूर जीतेंगी, उसमें कोई वहां तकरीबन 7 लाख वोटों से राहुल गांधी चुनाव जीतते थे, तो वहां पे प्रियंका ही जीतेंगी, क्योंकि वह गांधी परिवार को वहां बहुत मान्यता है, बहुत लोग मानते हैं, और उनके लिए काम भी करती है। यह कांग्रेस काम भी बहुत अच्छी करती है, हर चीज का ध्यान रखती है। वैसे तो राहुल कहीं किसी का भी ध्यान रखते हैं, किसी के पास भी जाते हैं, यह नहीं है कि वो अपने लोकसभा में ही। हाथरस में क्या हुआ, गए ना, मणिपुर गए ना, महाराष्ट्र गए ना, तो राहुल गांधी हर जगह पहुंच रहे हैं। चैतराम मोची को देखिए कि सुल्तानपुर वह जा रहे थे, अपने कोर्ट गए थे, अपने केस पर पेशी में गए थे, लेकिन उससे उधर से आते समय चैतराम मोची के दुकान पर रुक गए,
आज चैतराम मोची की तकदीर बदल गई और राहुल गांधी ने अपनी सैलरी के पैसे से दिया सारे सामान। तो एक सांसद मात्र हैं राहुल गांधी, मंत्री और प्रधानमंत्री नहीं, एक सांसद मात्र जिसका कोई स्रोत नहीं है और ना तो किसी चीज में लिप्त है। राहुल गांधी के ऊपर जितने एफआईआर हैं, कोई भी एफआईआर, यह सब भारतीय जनता पार्टी के किए हुए एफआईआर है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ही किए हैं, किसी और ने नहीं किए। कोई दूसरा व्यक्ति राहुल गांधी के ऊपर आज तक एक एफआईआर नहीं किया है भारतीय जनता पार्टी के अलावा। और सारे कि मोदी को क्यों चोर बोल दिए, अमित शाह को क्यों मुजरिम बोल दिए, इन्हीं सब बातों पर है। कोई घोटाला उन्होंने किया है, कुछ किया है? ऐसा कुछ भी नहीं। एडवोकेट डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने राहुल गांधी को इस पर केस कर दिया कि वह इस देश के नागरिक नहीं है। इस पर केस कर दिया कि नेशनल हरार में इन्होंने पैसे खाए। कहां है पैसे? और फिर बाद में कहते हैं इन्होंने पैसे नहीं खाए हैं, पैसे तो कभी किसी का नहीं लिया, और नेशनल हरार इन्हीं के खानदान का, इन्हीं का है, गांधी परिवार का है, चैरिटी के तौर पर है। तो यह सारी कवायद भारतीय जनता पार्टी की अब समाप्त होने जा रही है।